यकम जनवरी 15 ब्रॉट डाउन 8293 नहीं प्लीज 82। मैं सिर्फ ब्लू वाले बाद में ये इसको भी मत उठाएं, मैं ये इस आना यही है, लेकिन इसको भी मत उठाएं। पाक रुपीज़ वाली कोई फिगर ना उठाएं, और ना पाक रुपीज़ वाली फिगर उठाएं और ना एक्सचेंज रेट वाले को फिगर उठाएं। बस फिलहाल फॉरेन करेंसी में बताएं ब्रॉड डाउन कितना है। $82,931। अब अगले साल की एंट्रीज बताएं। इंटरेस्ट डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट। 31/12/15 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट $6577। तुम जाओ अपने इलाके में जी। 31/12/15 कैश। कौन सा वाला 25,000? ऊपर वाला नीचे वाला? अगला हिंट, कैरी डाउन को फॉरेन करेंसी में बैलेंसिंग निकालें। 82,931 प्लस 6577 माइनस 25,000 64 64508 डॉलर। डॉलर ये उठा लें एज इट इज, कोई मसला नहीं। असल में यार ये यकम जनवरी 15 का रेट नहीं होता। अगर खुदा ना खासा पेपर में कभी यकम जनवरी 15 का रेट दे देना, एक ऐप का भी कोई नहीं पता, तो यकम जनवरी 15 का रेट सुबह 9-10 बजे मार्केट में आना शुरू होता है। ये रेट असल में ये ब्रॉड डाउन हम बना लेते हैं यकम जनवरी 15 की सुबह 12:01 पे, और ये कैरी डाउन ही ब्रॉड डाउन बन जाता है कि खुदा ना खासा कभी पेपर में यकम जनवरी 15 का रेट देते तो आप वो यहाँ यूज़ कर लें। ब्लंडर है। इट इज़ नॉट इट इज़ कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बनाया जाता है। ये नहीं है कि यकम जनवरी 15 का यहाँ रेट यूज़ करना है अलग से। हाँ, अगर 31 दिसंबर 15-14 का रेट नहीं पेपर में दिया हुआ फिर यकम जनवरी 15 का और वो सेम होगा, वो तो कहा जा सकता है। अच्छा, तो इट इज़ नॉट यकम जनवरी 15 का रेट, 31-12-14 की रात का रेट जो एक सेकंड बाद वही रहना है, बदलना नहीं है, क्योंकि रात 12 बजे था वो अगले सेकंड भी वही होना है। अच्छा, बता दें आगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस 7 पॉइंट 31-12-15 704 64 483 जी। अब कितना? 8424 असल में यार वैसे ही थोड़ी सी लॉजिक की बात कर रहा हूँ। असल में 8.5 था ना, तो अब लाइबिलिटी 8.5 पे नहीं करनी, 7.5 पे करनी है, तो शायद खुशी हो रही है हमें, इसलिए इस साइड पे आ रहा है, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं जी। अच्छा, लोन कम हो रहा है, लोन कम, तो क्या करें, खुशी मनाएं या गेन मनाएं? गुड। लोन कम हो रहा है तो खुशी मनाएं, तो खुशी के लिए क्या लफ्ज़ यूज करें? एक्सचेंज गेन, बैलेंसिंग। जी मोहतरम, सुल्ताना को नहीं बुलाया, आपकी सुई उधर ही अड़ी हुई है। सुल्ताना, मैं नहीं आना, सुल्ताना कह रही।
चल ठीक है। अच्छा भाई, सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अभी तक हमने सवाल की रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं की, सवाल कुछ और पूछ रहा है, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, ये सारा कर देने के बाद अब जर्नल एंट्रीज सिर्फ 1 मिनट का काम है, जर्नल एंट्रीज कोई नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि मेहमान आ गए हैं, बस आपने 1 मिनट ओवन में खाना गर्म करना है। आप लोगों ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग भी कर ली है, आपने कुकिंग भी कर ली है। अब आपने सर्विंग से पहले उसको सिर्फ क्या करना है, गर्म करना है। तो गर्म करने में 1 मिनट लगता है, एंट्रीज पास करने में भी अब 1 मिनट ज्यादा नहीं लगाना। ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा टाइम लगा चुके हैं इस सवाल के ऊपर। शेड्यूल बनाया आपने, शेड्यूल बना के उसको पाक रुपीज में कन्वर्ट किया। लीज में ये फटा नहीं होता था, शेड्यूल बनाते थे 12 एंट्रीज, इधर शेड्यूल बनाया, शेड्यूल बना के उनको पाक रुपीज में कन्वर्ट किया। अब जनरल एंट्रीज में मुझे शायद व्हाइट बोर्ड पे टाइम लग जाए, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, आधे आधे मिनट में दोनों साल की एंट्रीज। एक एंट्री नहीं होगी, बाकी तो वही है जो अभी बताई थी। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, ये एंट्रीज बिल्कुल गलत हैं। ये एंट्रीज किस करेंसी में है, फॉरेन करेंसी में, और हमने किस में करनी है। अब मैं एंट्रीज नहीं कर रहा, एंट्रीज मैं आपको वहां पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा बस। पहली एंट्री कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन क्रेडिट, बस ये एंट्रीज होंगी। देखिए हुई भी है, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट है। ये कौन सा सवाल है, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट। 212500। ये टीचिंग आसान है, मैं भी कोई ऐसी टीचिंग ही ढूंढ लेता हूँ। ओके, चलें जी आगे। P&L बैलेंस शीट। अच्छा ये देख लें क्या करना था, जरा आए पेज 484 पे। देयर मे बी रिसीट ऑफ लोन फ्रॉम फॉरेन लेंडर,
ये तो शायद आज या कल पढ़ें, इसको छोड़ें अभी। इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी अमाउंट। इंटरेस्ट किस में निकाल के रखना है? फॉरेन करेंसी में। फिर बाद में उसको कन्वर्ट किया था। पहले क्या बनाया था? वर्किंग वन लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। फिर वर्किंग टू में हमने क्या किया था? प्रिपेयर टी अकाउंट ऑफ लोन एंड राइट डाउन द रिकॉर्ड द पेमेंट्स इन टी अकाउंट यूजिंग, कैश की जो पेमेंट की थी वो स्पॉट रेट पे यूज की थी। रिकॉर्ड इंटरेस्ट यूजिंग, राइट डाउन द क्लोजिंग बैलेंस इन यूजिंग ईयर एंड, फर्स्टली कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर इन फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज गेन लॉस विल बी बैलेंसिंग फिगर इन टी अकाउंट इन पाक रुपीज। एक्सचेंज गेन लॉस विल बी बैलेंसिंग फिगर इन टी अकाउंट इन पाक रुपीज लिख लें आगे। जी इकतीस बारह पंद्रह का देख लेंगे अगर बनाना हुआ। फिलहाल इंटरेस्ट एक्सपेंस 31 12 14 बोलें जी, इंटू एवरेज रेट ऑफ 14 8.2। प्लीज़ वाइट बोर्ड पे तो एक्सेस, अगर वाइट बोर्ड ज़रूरी होता तो फिर मैं ऑनलाइन वालों हाइब्रिड वालों को भी दिखाता। वे तो किताब ज़रूरी है ना, तो आप लोग क्यों वाइट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं? जिस चीज़ पर उनकी एक्सेस नहीं है आप क्यों देख रहे हैं जी? 6503 4 31 12 15 की बनानी हुई तो मैं बना लूँगा। बैलेंस शीट 31 12 14। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। लोन, करंट पोर्शन ऑफ लोन। हाँ, यहां इंटरेस्ट पेबल नजर आएगा। वो अलग बात है कि जीरो हो, लेकिन बैलेंस शीट में अलग शो करना है। बैलेंस शीट में कोई चक्कर नहीं। और वो हजरात जो समझ रहे थे इस मेथोडोलॉजी में प्रिंसिपल का कॉलम इररिलेवेंट है, मेरे भाई प्रिंसिपल के बगैर नहीं कॉलेज चलते होते। प्रिंसिपल का कॉलम इररिलेवेंट नहीं है, प्रिंसिपल को खोलें। प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट हेयर। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमने उनको साइड पे किया हुआ था, वो गए हुए थे, प्रिंसिपल को साइड पे। अब बिल्कुल नहीं। अब 31 12 14 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दें। लाइन लग गई। 31 12 15 वाली करंट और बाद वाली नॉन करंट। 31 12 15 वाली करंट और उसके बाद वाली नॉन करंट। जी, करंट 18 1842 के बाद 3 है। जी बोले। 13 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मेरे भाई बैलेंस शीट में खुदा के लिए आप लोगों ने ये वाले रेट यूज करने हैं। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल में भी आपने जो है वो रेट यूज नहीं करना। एवरेज पेबल इज ऑलवेज बुक्ड एट क्लोजिंग। पेबल है, ये खर्चा नहीं है, P&L नहीं है, ये पेबल है। खर्चे और बैलेंस शीट में फर्क होता है। बैलेंस शीट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं वसूख से कह सकता हूं कि सारे रेट कब के यूज करने हैं?
कुछ बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो क्लास के बाद आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि खर्चा बुक करना है एवरेज रेट के ऊपर तो पेएबल भी बुक करना है एवरेज रेट के ऊपर। नेवर। बैलेंस शीट के अंदर सारे रेट यूज होंगे स्पॉट 31 12 14 के, क्योंकि इट इज नॉट खर्चा, इट इज पेएबल। पेएबल फिर उसी लेटेस्ट रेट पे पे करना पड़ेगा। पेएबल में एवरेज रेट कुछ नहीं होता। ओके, ये थोड़ी सी एहतियात है, बैलेंस शीट बनाते हुए सारे स्पॉट रेट यूज करेंगे। अच्छा, इन द एंड जो है ना, पता होगा क्या आखिर में? आखिर में एक चेक करने का तरीका है। इन तीनों को मैं जमा करूंगा ना, तो टी अकाउंट का कैरी डाउन आ रहा होगा। इन तीनों को मैं जमा करूंगा पाक रुपीज़ में, तो टी अकाउंट का क्या आ रहा होगा। लेकिन फिलहाल मुझे शेड्यूल से करवाएं, फिलहाल मुझे शेड्यूल से करवाएं। बताएं जी। $18,423 इज करंट, लीज की तरह चलें, और नॉन करंट कितना? अच्छा, इन सबको किससे मल्टीप्लाई करें? किस रेट से? अब मैं लाइन हटा के फिंगर थंब अप्रोच से देखता हूं कि इंटरेस्ट पेएबल कितना है, वो भी इंशाल्लाह फिर निकाल लेते हैं। चलें जी आगे। फिंगर थंब अप्रोच। चौदह का इंटरेस्ट ढूंढे, 14 का इंटरेस्ट 79। बताएं 31 12 14 को इसमें से कितना पे नहीं हुआ? सारा पे हो गया, इट इज पेड। पेड तो पेएबल इज 0। वो असल में इंटरेस्ट लोन में बुक किया था, लेकिन लोन डेबिट करके फ़ौरन पेएबल ख़त्म भी तो हो गया था, तो क्रिएट करके ख़त्म भी तो कर दिया था फ़ौरन, असल में तो हुआ ही नहीं। बस फिंगर थंब अप्रोच से देखें इंटरेस्ट पेएबल। अब एक काम है जो करना नहीं है पेपर में, बट इफ़ यू वांट टू डू, तो इन दोनों का टोटल करके देख लें। ये टी अकाउंट के कैरी डाउन के बराबर होगा। इन दोनों का टोटल करके देखें, तो टी अकाउंट का कैरी डाउन यही होगा 70। तो कुछ लोग यहाँ से इसके अगला साल का देख के कोशिश करते हैं करंट नॉन करंट। नहीं 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 नहीं, करंट नॉन करंट आप लोगों ने कहाँ से निकालना है? यहाँ से। और कुछ बच्चे अगर पेएबल कभी आ भी जाए, इंशाल्लाह आएगा आने वाली क्लासों में, अगर पेएबल कभी आ भी जाए, तो कुछ बच्चे क्लास के बाद आके पूछते हैं कि एक और चीज़ P&L में आनी है, वो मुझे पता है, वो मैं बताता हूँ। कुछ लोग क्लास के बाद आके पूछते हैं कि अगर यहाँ खर्चा आप एवरेज रेट पे बुक कर रहे हैं और यहाँ पेएबल आप जो है वो स्पॉट रेट पे बुक कर रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? भाई वो टी अकाउंट के अंदर एक्सचेंज गेन लॉस में बैलेंसिंग चला गया, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब मजबूरन P&L बैलेंस शीट बनाने के लिए भी हमें लोन का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर कभी P&L बैलेंस शीट आ गई तो भी हमें लोन का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन उस टी अकाउंट बनाने का मतलब P&L में एक फिगर मिसिंग निकालनी होगी, दैट इज एक्सचेंज लॉस। सो दिस विल ऑल्सो गो टू P&L। अच्छा, अब आप जो है ना बड़ा स्ट्रांग रखें अपना सब कुछ, और याद रखा करें P&L में किस में क्या चीज़ें जाती हैं, लेसी में, लेसर में, यहाँ भी, क्योंकि आने वाले दिनों में एक IAS 12 हमने करना है, उसमें हमने देखना है टैक्स वाले चीज़ों को किसी और तरीके से देखते हैं, हम अकाउंटिंग वाले किसी और तरीके से देखते हैं। तो फिर हमारी अकाउंटिंग स्ट्रांग होगी तो टैक्स वालों की राय हमें समझ आएगी। तो इसलिए अकाउंटिंग वालों की नज़र में, चलें छोड़ें वो, तो मैंने IAS 12 की बातें शुरू कर दी। मुझे बताएं फिलहाल हमारे P&L में लॉस कितना जाएगा? ऐसा लीज में क्यों नहीं था? क्योंकि लीज में पाक रुपीज में ही सवाल सॉल्व हो रहा होता था।
तो एक्सचेंज का गेन लॉस, तो ये नवे आए हैं एक्सचेंज लॉस कितना, लॉस है या एक्सपेंस है, इसलिए मैंने ज़रा नेगेटिव साइन यूज़ कर लिया। अगले साल की बैलेंस शीट अगर कोई बना सकता है तो नाकाम कोशिश करे, सॉरी सक्सेसफुल कोशिश। बैलेंस शीट P&L तो आसान है, कैमरा उधर कर दो। कितना बन रहा है, आगे 511, उधर रखो। ओके हो गया। रेट कब का यूज़ करने, 31/12/15। करंट और 19,884 किस में चला जाएगा, करंट में, और नॉन करंट ज़रब 7 जी 1491 33 और P&L में चला जाएगा इंटरेस्ट और गेन। गेन पॉजिटिव साइन के साथ शो कर दीजिएगा यहाँ। यस और नो बताएं, एथिक्स आते हैं आप लोगों को या नहीं आते, जल्दी बताएं। ये सर ये क्या अजीब सवाल है मेरे से आप पूछ रहे हैं, यानी किसी बंदे से एथिक्स आते हैं तो मैं नहीं आते, ये तो अगले की बेइज्जती करने वाली बात हुई ना।
मतलब हमारा ये कि ये चैप्टर आपको आता है या नहीं आता? नहीं आता है तो ठीक है, फिर हम इसको स्किप कर देते हैं, 2-3 दिन हमारे सिलेबस के बच जाएंगे। एथिक्स के पास पेपर आपको होमवर्क में दे देते हैं, वो आप खुद ही करके आ जाएंगे। एथिक्स आते हैं नहीं आते? आप कहते हैं आते हैं, ज़िंदगी में सिखाए हैं घर वालों ने, लेकिन यहाँ अगर वो वाले हैं तो फिर तो शायद हम फेल, यहाँ अगर वो वाले हैं तो फिर तो शायद चल जाए गुजारा, लेकिन ये कुछ और ही होंगे। तो निकालें जी एथिक्स, पेज नंबर। अब और पढ़ाया नहीं जा सकता, आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडवांसेस का, वो इंशाल्लाह कल फिर जो बाकी हमारे अच्छे बच्चे रह गए हैं आएंगे तो करेंगे। हाँ जी बोलें। 568। अच्छा, मेरी बुक पे आप मत देखिएगा, मेरी बुक पे पेजेस वो पुराने वाले हैं, वो नया चैप्टर में लाना भूल गया। 568। अच्छा जी, PTCL एथिक्स थोड़े थोड़े साथ साथ करते रहेंगे ज़रा, ताकि वो जो आपके दिल में है कि थ्योरी हमें याद करने को नहीं देते, तो वो भी ख़त्म हो जाए, बात थ्योरी भी याद करने को मिल जाया करे थोड़ी सी। तो हमारे दिल में होता नहीं, आपने वैसे ही बना लिया होता है। PTCL के एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें जो सबसे बड़ा एम्प्लॉय है इनका, CEOs डायरेक्टर्स भी होंगे वो छोड़ें, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये FCA है, फैकल्टी मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी इसको CA किए हुए समझ लें 10 साल हो गए हैं। इसको पेपर नहीं देना पड़ता कि CA करने के 10 साल बाद पेपर दो फिर तुम्हें FCA करेंगे, तो बस आपने कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह जमा करानी होती है तो आप ACA से FCA बन जाते हैं। तो FCA फैकल्टी मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी ये नहीं कि ये बड़ा CA है, काफ़ी साल हो गए CA किए हुए, बस ये समझ लें, पुराना CA है, ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हमारा FCA है, अकाउंट्स मैनेजर भी हमारा FCA है, और सबऑर्डिनेट है अकाउंट्स मैनेजर का एक, असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर समझ लें, कुछ भी समझ लें, वो ताज़ा ताज़ा उसने CA किया है, एसोसिएट मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फैकल्टी मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है, नया नया CA। इन तीनों में कॉमन बात यह है कि इनकी FAR2 दूसरी दफ़ा निकली। ये लिखेंगे यहाँ पे, FAR2 दूसरी दफ़ा कोशिश की थी पास करने की। अच्छा, तो ये कैफ में तो मेरी अकाउंटिंग पहले टर्म में पास हो गई थी, CA फाइनल में भी पहली में हो गई थी। अच्छा, तो वो सब्जेक्ट हमने उठाए ही नहीं जो दूसरी दफ़ा में पास हुए हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, वैसे वो ज़्यादा अच्छे आते हैं। ओके, पहली दफ़ा में तो कुछ भी नहीं पता चलता सब्जेक्ट का, अभी पता चलना शुरू होता है, पास हो जाता है बंदा सब्जेक्ट का। तो उस दफ़ा वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने तो इंशाल्लाह पहली दफ़ा में सब कुछ समझे बगैर ही का। कितने लोग कह रहे हैं दूसरी दफ़ा? अच्छा नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी नहीं चाहिए। इसके एथिक्स हम FAR2 में पढ़ेंगे, और PTCL का ऑडिट करने आते हैं KPMG फॉर्म वाले, तो इस KPMG के ऊपर जो एथिक्स लगेंगे वो ऑडिट की क्लास में पढ़े जाएंगे। और PwC वाले कहते हैं कि हम PTCL का टैक्स कैलकुलेट करने आए हैं, तो इसके एथिक्स फिर CAF2 में पढ़ाए जाएंगे। तो एथिक्स का स्कोप पता होना ज़रूरी है कि हमारे लिए कौन से एथिक्स लगते हैं, इसलिए हमारे स्कोप में ये वाले एथिक्स हैं। ये PTCL के एम्प्लॉयज़ हैं, और PTCL के लिए अक्सर लफ्ज़ यूज़ होगा एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइजे जेड आता है ना,
एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, और ये एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये उसके क्या हैं, एम्प्लॉइज हैं। चलें जी नोट कर लें। तो ये इसके दरमियान आप बाड़ लगा दें, ये अलग अलग स्कोप है एथिक्स का, यहाँ पे ट्रूप्स खड़े कर दें ताकि कोई बंदे इधर से उधर ना जाएं, फौजी खड़े कर दें। बनना तो मैंने भी फौजी था, किसी ने कहा सीए कर लो, आज मैं भी सरहदों पे खड़ा होता। कोई है आईएसएसपी देने गया था? क्या टेस्ट नहीं सही हुआ या भागे नहीं सही? कैमरे में नजर नहीं आ रहे, बता दो। जीडी पायलट के लिए दिया था, ठीक है। जहाज उड़ाने थे भाई जहाज उड़ते हैं, समझ आया? समझ आया? छोड़ो बड़े, जहाज तो चलते हैं सिर्फ। जी फिज़िकल और हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं जो घरों में बैठे हैं प्लीज़। आप भी, आप मॉडल टाउन से, जोहर टाउन प्लीज़, गार्डन टाउन वाले प्लीज़, इचरे से भाई आप भी, इचरे से, वाबरा टाउन, वेलेंशिया, मॉडल टाउन जी, रेवेन्यू सोसाइटी वाले भी, पीसीएसआईआर वाले प्लीज़ आप भी खड़े हो जाएं, और माल रोड वाले, जेल रोड वाले, इकबाल टाउन वाले, वो भी अच्छे खासे होंगे, इकबाल टाउन वाले खड़े हो जाएं, शादरा वाले, मीनार पाकिस्तान वाले, बादशाही मस्जिद वाले, शाही किले वाले, जल्दी जल्दी अनारकली वाले खड़े हो जाएं सारे। अगले 2 मिनट तक खड़े रहें, जिन इलाकों के नाम नहीं लिए गए वो बैठ जाएं। अब बताएं ये जो खड़े हुए हैं इनके साथ क्या किया जाए? हाथ ऊपर कर लें, कल पूछा जाएगा क्लास में इनसे, हाथ ऊपर कर लें। अच्छा आपका क्या ख्याल है, किए होंगे इन लोगों ने? मेरे ख्याल से किए होंगे, मेरा ख्याल है, कितने लोगों का ख्याल है किए होंगे? लोगों ने किए होंगे। हाथ ऊपर कर लें, पंखे से थोड़ा नीचे, उल्टा चलें, उल्टा चलें, 1-2 कदम, ज़्यादा नहीं, 1-2 पीछे देख के जरा, रुक जाएं, अगर गिरे नहीं तो सीधे आए, वापस सीधा चलें, ठीक है, बैठ जाएं। आप जो बैठे हुए थे वो खड़े हो जाएं, जिन इलाकों के नाम नहीं लिए गए थे। ये मेन गेट को टच करके आए, वीडियो पॉज करके, जल्दी 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 भाई प्लीज़। चलो आ जाओ, थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं ना वो। शुरू करें। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, किन लोगों के लिए हमारे साथ कुछ नहीं किया, हम इधर बैठे हुए हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या मेंटल प्रिंसिपल्स? फंडामेंटल, डंडामेंटल। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। लेट्स स्टार्ट। इंटेग्रिटी, सर ये याद करना है? नहीं, पर्ची बना के जेब में याद करना है। इंटेग्रिटी, एन अकाउंटेंट या एन ऑडिटर? एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ही है ये सारे, चाहे सीएफओ बन गया फिर भी अकाउंटेंट ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट।
एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसे हर वक्त सीधे खड़े रहना चाहिए, एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशंस। ओके, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी नहीं है, बट ऑल्सो इंक्लूड फेयर डीलिंग्स एंड ट्रूथफुलनेस, सच भी बोलना है और डीलिंग भी फेयर करनी है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFO, accounts managers, subordinates, CFOs की क्या ड्यूटीज होती हैं? CFO ड्यूटीज, चैट करते हैं हम किसी से, हो सकता है वो हमें बता दे। CFO की ड्यूटीज क्या होती हैं? ये बड़ा नहीं होता। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFRS को फॉलो करना, कैश फ्लो एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट, यानी कैश फ्लोज बिजनेस के संभालना, ट्रेजरी कैश को संभालना, फंड रेजिंग, पैसे इकट्ठे करना कंपनी के लिए, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को देखना, CEO वगैरह से मिलके मशवरे करना, और टीम मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट करना। आगे तो क्वालिटीज ऑफ CFO बता रहा है, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक्सीलेंट लीडरशिप, एबिलिटी टू हैंडल हाई प्रेशर। इट्स एनफ, प्लीज डोंट टेल मी मोर। नहीं, इट्स एनफ, ग्लैड आई कुड हेल्प। अच्छा जी, चलें, हो गया जी। तो ये ऐसी हमने बातें कर ली थी, मैंने कहा पता चले क्लास के बाद कोई पूछ रहा हो CFO कौन होता है। CFO ये सारी चीजें बिजनेस में देख रहा होता है। तो अब ये सारे काम करते हुए उसको किस का ध्यान रखना चाहिए, सारे काम करते हुए उसको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? A chartered accountant should not knowingly associate himself with the reports। रिपोर्ट्स तो बहुत बनाता होगा, कभी CEO के लिए रिपोर्ट बना रहा होगा, कभी डायरेक्टर्स के लिए कोई रिपोर्ट बना रहा होगा। तो he should not knowingly associate himself with reports, returns। रिटर्न्स टैक्स वालों के लिए बनती हैं, टैक्स वालों को जो आप साल के बाद में आमदन के गोशवारे जमा कराने की तारीख आ गई है, इसमें तो सी हो गई है, अखबार में अक्सर सुनते होंगे, तो पढ़ते होंगे, सुनते तो न्यूज़ में होंगे, अखबार में। अच्छा, विद रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो ये बहुत करता है, ज़बानी कम्युनिकेशन भी करता है, मींस के ऐसे 1-to-1 टॉक भी करता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी करता है, मैसेजेस के जरिए भी करता है, चैट के जरिए भी करता है। इस सब में ही शुड नॉट एसोसिएट हिमसेल्फ with the reports, returns and communication where the information contains a materially false or misleading statement। misleading statements नहीं देनी कि जी हमारी कंपनी का रेवेन्यू तो आसमानों पे पहुंचा हुआ है, पता चले वो जमीन पे भी नहीं है। तो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स नहीं देनी आपने लोगों को। कंटेन इंफॉर्मेशन फर्निश्ड, ऐसी इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी। नॉट नोइंगली एसोसिएट, ऐसी इंफॉर्मेशन से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना जो आपको पता हो कि वो कैसे बनाई गई है। रेकलेसली, रेकलेसली क्या होता है? जल्दी जल्दी अगर काम किया जाए तो वो काम सही नहीं होगा। फिर मेहमान आके बताते हैं कि आलू गला हुआ नहीं है, वो जल्दी जल्दी जो जाहिर बात है आपने काम किया होता है। और ओमिट्स इंफॉर्मेशन वेयर सच ओमिशन वुड बी मिसलीडिंग। कोई इंफॉर्मेशन ओमिट करना भी मिसलीडिंग होता है। आप लोगों ने कभी जिंदगी में घर वालों से कुछ छुपाया जिसकी वजह से वो मिसलीड हुए? यस, एक बंदे ने सच, सभी बता देते होंगे आप तो सच, जो भी पे करते हैं रात को घर वालों को बताते होंगे, जो बाहर जाके करते हैं सारा घर वालों को नहीं बताते, फिर सोच लिया करो अल्लाह को भी बताना है सब कुछ। ओमिट इंफॉर्मेशन, तो लिखें वैल्यूअर का नाम नहीं लिखा। हो सकता है वैल्यूअर आपको पता है IAS 16 में वैल्यूअर का नाम बताना होता है कि किससे आपने रीवैल्यू कराए हैं, तो वैल्यूअर का नाम नहीं लिखा। अब अगर आपने वैल्यूअर का नाम नहीं लिखा
तो आपने क्या किया, ये आपने एक चीज ऐसी ओमिट की है जिससे अगले को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जाए। असल में वैल्यूअर कई दफा इनके जानने वाले होते हैं, तो जानने वाले वैल्यूअर एसोसिएटेड कंपनी से वैल्यूएशन लगवा लेते हैं, वो वैल्यूएशन बाद में गलत निकलती है, तो अब लोगों को बताते भी नहीं है किससे वैल्यू करवाया। अब आम बंदे को शायद इतनी चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखे 70-80 सफ़ों की तो होती हैं, अब कोई चीज बीच में अगर ओमिट हो गई है तो आम बंदे को तो पता नहीं चलनी, किसी बारीकी से देखने वाले को तो पता चल जाएगा ये डिस्क्लोजर मिसिंग है, आम बंदे को तो पता नहीं चलेगा। ऐसी ओमिशन करना जिससे अगला बंदा क्या हो जाए, मिसलीड हो जाए। तो ये तीनों चीजें कौन बंदा नहीं करता, जिसमें इंटेग्रिटी है वो नहीं करता। अच्छा, अगर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायरेक्टर कह दे, खैर है यार, बस मैं कह रहा हूँ लोगों को इसी तरह बता दो, अब ज़्यादा तुम फन्ने खाना बनो, मुझे पता है तुम्हारा, तो ज़्यादा तुम फन्ने खाना बनो, लोगों को इसी तरह बता दो, तो फिर अब क्या करेंगे, लोगों को उसी तरह झूठ क्या क्या करेंगे। तो एथिक्स का चैप्टर शुरू हो गया ना, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, आप लोग क्या करेंगे, जॉब छोड़ देंगे डायरेक्ट, यानी उसकी शिकायत लगाएंगे, किसको, अब्बू को आके, अब्बू मेरा सीएफ, मैं तो वैसे ही ज़रा थोड़ा सा डिस्कशन के लिए मेरी बातों को बुरा ना, अब्बू को आके शिकायत लगाएंगे, पूरी बात करें, शिकायत किसको लगाएंगे, किसको, आई कैप को शिकायत, मशवरा कर लीजिएगा आई कैप से, शिकायत तो आई कैप को किसी हद तक मशवरा ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो खुद ही डायरेक्टर हो तो जिसने गलत काम करने को कहा है, नहीं उसको कहेंगे बाहर निकले, ये तो मुनासिब बात नहीं है, क्या बात है कि बाहर आना ज़रा, शेयर होल्डर्स को बताएंगे, ये तो पब्लिकली तो ना, अब इतना तो ना उसको रोले तो मत कि उसका मुंह फिर काला करें शेयर होल्डर्स आगे। हायर मैनेजमेंट को बताएंगे, वो तो खुद ही डायरेक्टर है। अच्छा जी, सेफगार्ड्स आज हमने नहीं पढ़ने, वो हम फिर पढ़ेंगे, आगे चलें। तो ये सेफगार्ड्स हैं, ये सेफगार्ड्स तो फिर कभी पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये करें कि अपने आप को इंफॉर्मेशन से डिसएसोसिएट कर दें। अब उसे सर आप सर आंखों पर, और नहीं आप जाने नहीं, तो एकदम ही मैस ना मचा दिया करो, कोई आए घर में, रिलैक्स प्लीज़ सर, आप सर आंखों पर, और आपकी बात जो आप कर रहे हैं सर, देखिए मुनासिब नहीं लग रहा मुझे, कम से कम इतना करेंगे मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जाके आप अगर किसी और से करा लें, दोनों नीचे वालों से, मुझे पता, लेकिन मैं इसको ऑन नहीं करूँगा, ना मैंने इस पर साइन करने हैं, ना मेरे व्हाट्सएप से अगले को वॉइस नोट जाएगा, ना मेरे ईमेल से ये कम्युनिकेशन होगी, सॉरी सर, मुनासिब नहीं है। अगले को तो पता ही है, जब उसको तो पता है आप उसे गलत काम कह रहे हैं, लेकिन आप उसको बता दें, ठीक है। ऐसी ही बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, वैसे ही, यानी प्यार से किसी तरह अब्बू को बता दें कि मैं कैसे बाहर वाले को जाके कहूँ कि अब्बू अंदर नहीं है, प्यार चैलेंजिंग हो जाता है ना, होता है वैसे घरों में, नहीं होता ना, ये तो वैसे ही 10-100 साल पहले होता था, अभी भी होता है, अब्बू घर में होते हैं और कहते हैं जाओ जाके बता दो, अब नहीं होता ना, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो नहीं होता। अच्छा, आगे चलें जी, आपने नहीं बोलना एथिक्स के चैप्टर में, आप आज के बाद बहुत बोल रहे हो आप। तो वेयर अ सीए बिकम्स अवेयर ऑफ हैविंग बीन एसोसिएटेड विद मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन, जब आपको लगे कि मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन मेरे से एसोसिएट की जा रही है, तो आपने स्टेप्स लेने हैं टू डिसएसोसिएट। आप कहते हैं यार मेरी ईमेल, मेरे व्हाट्सएप, मेरे अल्फाज या मेरे जरिए ये इंफॉर्मेशन आगे नहीं जा सकती, सॉरी, मैं अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिविटी ये होता है आपने न्यूट्रल रहना है, आपने न्यूट्रल रहना है, सियासतदानों वाला न्यूट्रल छोड़ें, आपने न्यूट्रल रहना है। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। लिखें जी, IS 16 कहता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर लॉस आ जाए तो लॉस रिकॉर्ड करो। जहरी बात है, लॉस तो आ जाता है ना, अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करें, कभी कभी लॉस आ जाता है ना। IS 16 कहता है, आप भी लिखो ना डियर, IS 16 कहता है कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल में लॉस आ जाए तो लॉस रिकॉर्ड करो।
IS 41 भी यही कहता है, IS 40 भी यही कहता है। एग्रीकल्चर में अगर भैंसें बेचारी कमज़ोर हो गई हैं तो फेयर वैल्यू तो कम हो जानी है, तो वो कहता है लॉस रिकॉर्ड करो। तो IS 16 कहता है कि अगर रिवोल्यूशन मॉडल आ रहा है और लॉस आ गया तो कॉस्ट मॉडल में तो लॉस आए भी तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है ना, कॉस्ट मॉडल में तो चीज़ें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ी, तो यूजर को बता दिया चीज़ें कॉस्ट पे पड़ी हैं। लेकिन अगर रिवोल्यूशन मॉडल है तो फिर चीज़ें एसेट क्रेडिट रिवोल्यूशन लॉस डेबिट एंट्री करें। अच्छा जी, लेकिन बॉस कह रहा है, लिख लेना, लेकिन बॉस कह रहा है, मेरे मुंह की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं बॉस हूं, लेकिन बॉस कह रहा है कि एंट्रीज ना करो। बॉस लॉस रिकॉर्ड शो नहीं करना चाह रहा, अरे वो लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा, लेकिन बॉस कह रहे एंट्रीज ना करो, तुम्हें गाड़ी चेंज करके दे देंगे। यानी पहले इसके पास जो है वो छोटी गाड़ी है, अब इसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी देते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा अक्सर टैक्सी क्लासों में कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी, तो तुम्हें गाड़ी चेंज करके दे देंगे। किसी ने पढ़ा हो टैक्स, हमने एक दफ़ा बात की थी लाल से काली वाली गाड़ी, तो वो तुम्हें गाड़ी चेंज करके दे देंगे। अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुझे पता है नहीं है, मैं नेक गुमान कर रहा हूँ आपके बारे में, आपकी मुझे टेंशन नहीं है। लोग क्या करेंगे ऐसी सूरत में, अगर कोई लोग हों और अकाउंटेंट हों, ताज़ा CA किया हो और दोस्त ने कल ही बताया हो कि ये गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है और एक दफ़ा इसमें बैठ के देखो, तो क्या करेंगे आप? लोग क्या करेंगे? इन्ना लिल्लाह। तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा यहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे या बॉस की बात मान के गाड़ी ले लेंगे? स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स, बहरहाल ईमान बना हो तो ये सारे मसले आसान हैं। ICAP इनको इस तरीके से पढ़ाना चाह रहा है। ओके, ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट क्या कह रही है कि एंट्री करो लॉस की और लॉस शो करो जिससे प्रॉफिट कम होंगे, इसको कंप्रोमाइज ना होने दें, कंप्रोमाइज ना करें इसके ऊपर। क्यों कंप्रोमाइज कर लिया बेचारे किसी बंदे ने? बिकॉज ऑफ बायसनेस थी, उस तरफ बायस था, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारी मिसाल में बड़ा वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दिमाग में एक तरफ आ रहा है IS 16 रिवोल्यूशन लॉस डेबिट PP क्रेडिट, अकाउंटिंग की क्लास हो रही थी, टीचर ने पढ़ाया था मुझे 2024 के अंदर लॉस डेबिट कर देना, PP क्रेडिट कर देना, एक तरफ दिमाग ये कह रहा है, दूसरी तरफ गाड़ी नजर आ रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। या कई दफा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स होता है। अगला बंदा आप पे इतना अनड्यू प्रेशर डाल रहा होता है कि तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें बातें कर करके मार दूंगा, जितना अरसा तुम नौकरी में रहोगे तुम्हें ताने दूंगा, तुम्हारे पे तंज करूंगा। पता नहीं आप लोग अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, तो ट्रोलिंग, टॉन्टिंग, तो ये क्या चीज, जो भी कह रहे हैं, तो ये अगला बंदा आपको इस तरह की बातें करता है, सास टाइप। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ठीक है। लेकिन पहले दिन से नेक गुमान रखिएगा सास के बारे में, फिर इंशाल्लाह मसले हल होंगे। अगर आप सास को पहले दिन से ही चिली सॉस समझेंगे तो वही मसला हो जाता है, ठीक है। A CA shall not undertake a professional activity if a circumstance or relationship unduly influence the accountant professional judgment regarding that activity। जिनको समझ नहीं आया वो बोले दैट्स नाइस। तो फिर क्यों नाइस क्यों बोला अगर समझ नहीं आया तो? दोबारा पढ़ने अगला फिक्रा, पहला तो मेरी तरफ से ओवर हो गया, पहला दोबारा पढ़ना तो पढ़ा देता हूं। ऑब्जेक्टिविटी ये कहती है कि आपने अपनी प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट को कंप्रोमाइज नहीं होने देना बायस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। अगली दो लाइनें पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने कोई ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी शुरू नहीं करनी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि ओनर्स आपको कहते हैं कि यार आप जो है ना कंपनी को नया सरमाया चाहिए,
जब नया सरमाया आता है तो एंट्री होती है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। उस नया सरमाया लाने के लिए हमें लोगों को फ्यूचर में ग्राउंड रियलिटी दिखानी है हमारे बिजनेस के साथ क्या हुआ, या सबज बाग दिखाने हैं? ग्राउंड रियलिटी। आप लोग तो सही बोले ना, आप लोगों से तो ये तवक्को नहीं है, आप ये जो छोटा सा मजमा है यही तो दुनिया बदलेगा। तो अब सबज बाग नहीं दिखाने आपने लोगों को ग्राउंड रियलिटी दिखानी है कि अगर आप हमें पैसा दोगे तो हम हो सकता है कॉलेज वाले सीए सीसीए कराने के साथ एफएससी की क्लासें भी शुरू कर लें, और फिर उनसे इतना पैसा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से सर्वे हुआ है कि सर उमैर अगर फिजिक्स पढ़ाएं और सर आसिफ अगर केमिस्ट्री पढ़ाएं तो यही बच्चे कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ट्रस्ट करके अपने ही बहन भाइयों को यहां ले आएंगे। मैं कर लो एब्जॉर्ब बात। तो ये कह रहे हैं यार सर आसिफ अगर वैसे स्टेटमेंट दे देंगे कि मैं पढ़ाना आता होगा तो स्टेटमेंट देंगे ना, तू खड़ा हो जा, क्यों ऐसे ऐसे कर रहा था। अगर वो कह रहे हैं तो वो पढ़ के ही पढ़ाएंगे ना, चेंज करो अपनी, ऐसे ऐसे करो। हाँ, तो अब सबज बाग दिखाने की जरूरत नहीं है लोगों को। आप अगर ग्राउंड रियलिटी है तो लोगों को दिखाएं कि आप हमें पैसा देंगे, तो पैसा देने की वजह से हम जो है वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बना के उसमें अकाउंटिंग की डिग्रीज देंगे, क्योंकि हमारा सीए सीसीए का एक्सपीरियंस है, इस वजह से हम अकाउंटिंग डिग्रीज भी दे सकते हैं। तो ये एक यूज़र को शायद बात समझ आ जाए। लेकिन अगर आप उसे इधर उधर की कहानियां कराएंगे कि हम ये करा देंगे, हम इधर जो है वो एमए उर्दू कराना शुरू कर देंगे, और फिर शायद यूज़र परेशान हो जाए। तो यूज़र को आप ग्राउंड रियलिटी दिखाएं। अच्छा, बीइंग अ सीए, अगर आपको कहा डायरेक्टर्स ने कि आप 2-3 लोग मिलके आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बनाओ और फ्यूचर का बजट बनाओ और देखो अगर ये कारोबार करना है तो कैसा है, और लोगों को फिर वो हम प्रेजेंट करेंगे कि हमारे फ्यूचर के प्लान्स ये हैं, तो हो सकता है शेयर होल्डर्स हमें पैसा देने को तैयार हो जाए। अब अगर आपको लग रहा है कि इस सारे प्रोसेस में आपसे गलत काम करवाने डायरेक्टर्स ने और आपको सबज बाग दिखाने को कहने हैं, तो आप ऐसी एक्टिविटी शुरू करें या ऐसी एक्टिविटी लेने से इनकार कर दें? इनकार कर दें। यानी कि अगर अम्मी कह रही हैं कि मेहमान आ रहे हैं तो ऊंट का गोश्त आज आप बनाएंगे, तो आप इनकार कर दें, आपके हाँ, आई एम नॉट। तो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट अंडरटेक अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल जी क्या क्लास चल रही है इनको? ठीक है, की मर्जी। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट अंडरटेक अ प्रोफेशनल एक्टिविटी if circumstance or relation unduly influence the accountant professional। अगर अगले बंदे सर्कमस्टांसेस आपके लिए उसमें ऐसे क्रिएट कर दें कि आपको लगे कि आप अनड्यूली अगले बंदे की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और प्रोफेशनल जजमेंट पे हिट आ रही है, या कई दफा ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे रिलेशंस होते हैं, डायरेक्टर्स में आपका कोई कजन बैठा हुआ है, डायरेक्टर्स में आपके ताया अबू बैठे हुए हैं और आप सीएफओ हैं, तो वो रिलेशन ऐसे होते हैं कि वहां इनकार करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोई ऐसा सीन होता हुआ नजर आ रहा है और पता चल जाता है कि स्मेल आ जाती है बंदे को कि इन्होंने ऐसे करना है, तो उस एक्टिविटी को ही लेने से क्या कर दें ताकि आगे जाके मसला ही ना हो। आ सीए शेल नॉट अंडरटेक अ एक्टिविटी। एक्टिविटी की मिसाल मैंने दे दी, बजट बनाना। आ सीए, माशाल्लाह जबरदस्त, बैठे बैठे। A CA shall not take an activity, एक CA ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा अगर सर्कमस्टांसेस या रिलेशनशिप क्या कर दें, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दें उसकी प्रोफेशनल जजमेंट रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी। कौन से सब्जेक्ट आपको माशाल्लाह पास हुए? पहली अटेम्प्ट दी थी। और आपके? आपकी फर्स्ट थी माशाल्लाह। कौन सी वाली? तीनों के? इन सब्जेक्ट की फर्स्ट अटेम्प्ट थी माशाल्लाह। आए जरा इंटरव्यू आपसे लेते हैं। आपने भी माशाल्लाह। ये प्लान्ड आए हैं आप लोग अनप्लान्ड है? अनप्लान्ड है ना, मैंने तो नहीं बुलाया हुआ था, पता चला ये बच्चे।
अच्छा, लीज का सवाल आया, IAS 12 का सवाल आया, कंसोलिडेशन का सवाल आया, 38 का सवाल आया, कैसा महसूस हुआ आपको? एक बार तो दर्शन हो गए थे। एक बार क्या हो गए थे? दर्शन हो गए थे पेपर के। दर्शन हो गए। हाँ, ये था कि भाई ये जमीन पैरों के नीचे से निकल गई थी और थोड़ा थोड़ा हवा में थे आप। वो यूं था कि अगर तो हमने कोई टॉपिक या कोई भी एक स्टैंडर्ड छोड़ के गए होते तो उस वजह से दर्शन हो सकते थे। ठीक है, और अगर दर्शन खुल के बताओ ना, इनको नहीं पता, मेरे जैसे भी बैठे। यानी जमीन पैरों के नीचे से निकल सकती हाँ जी, कह सकते हैं। पर वो हम करके गए फिर थे। आपने किया क्या? ये सवाल है मेरा आज का। पहले हम जो आप इंटेग्रिटी शो की, आपने ऑब्जेक्टिविटी शो की, आपने कॉन्फिडेंस शो किया। कॉन्फिडेंस शो किया, आपने अन्यवा सवाल करने शुरू कर दिए पहले से, या फिर नहीं, पहले लीज का आसान सवाल था, इस बार 10 नंबर का था तो पहले उसको सोल्व किया। और फाइनल अकाउंट जो था वो 18 नंबर का था, उसको एंड पे रखा था। और उसमें भी पहले डिस्क्लोजर। इनको क्या टिप दोगे? इनको होमवर्क जो है वो मस्ट है। वो ही करते नहीं, ठीक है। आप क्या टिप देंगे? होमवर्क रोज करें, टेस्ट भी ज़रूर दें। FR2 माशाल्लाह आपने फर्स्ट टाइम दी और फर्स्ट टाइम पास होगी। जी सर। माशाल्लाह। क्या और कोई टिप? टेस्ट दें, होमवर्क करें, और ये दोनों तो नहीं करते, और कोई तीसरी कुछ करते हैं? ये स्टैंडर्ड सारे जो है ना, सारा सिलेबस तैयार करके यहीं कोई चॉइस ना छोड़े अंदर। हाँ, चॉइस में ना छोड़ें। आपकी तरफ से कोई टिप जो इन दोनों ने ना दी हो? सर यही है कि रोज़ का काम रोज़ करें और कम से कम 2 घंटे हर सब्जेक्ट को दें। अच्छा, ये बातें हैं या ये करते थे आप? नहीं सर, माशाल्लाह। करते थे तो ही पास हैं। Well done। रोज का काम रोज करें और कम से कम रोज़ करें और 2 घंटे दें हर subject। ढाई कर लो, ढाई कर लो, ढाई घंटे। कट करो यार, ढाई कर लो। ढाई घंटे रोज का काम रोज करें और 2.5 से 3 घंटे दें। एक सब्जेक्ट को दें 2.5 से 3 घंटे। ठीक है। और एक मोबाइल वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर? नहीं, मोबाइल तो सभी यूज़ करते हैं लेकिन कम यूज़ करना चाहिए आपकी हिदायत के मुताबिक। आप कितना यूज करते थे? नहीं, हम तो ढेरों फ़ोन यूज़ करते हैं। वो 2-2.5 घंटे कहाँ से निकाल लेते थे? लेकिन सर पहले पढ़ाई को टाइम देते हैं ना, फिर जो टाइम बचता है तो फिर अच्छा, संडे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको पता इसी तरह है? ही। संडे के ऊपर आप थोड़े से एम्फेसिस करें। आज संडे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले संडे की किया है? तरह कि सर आपने अटेम्प्ट की शुरू में हमें बताया था कि इतने संडेज आएंगे आपकी अटेम्प्ट में, ठीक है। तो उन संडेज पे हमने जितना पहले पढ़ा होता है वो आपके घर हर महीने 4 संडे आते थे? इसी तरह ही। माशाल्लाह, ठीक है। 4 संडेज आते हैं तो जो हमने पहले पढ़ा होता है वो सारा रिवाइज करते हैं और अपना टेस्ट करते थे? नहीं, कभी कभार रह भी जाता था लेकिन किया है बहुत किया है। दफा किया आप संडेज के बारे में क्या कहेंगे? आपके घर भी महीने में 4 संडे आए होंगे। जी सर, आते हैं सर। क्या करते हैं उस संडे के साथ? सर जो सारा हफ्ते में किया होता है वो रिवाइज करना होता है। पिछले करना होते नहीं, मैं पूछ रहा मेरे डियर। नहीं, मैंने किया भैया का कभी। अच्छा, आखिरी महीने के अंदर कितनी दफा रिवीजन की? सर मैंने 2 दफ़ा की है और तीसरी दफ़ा मॉक के बाद की थी। आपने आखिरी महीने में कितने दिनों में रिवीजन किया? आप सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा लेके चलते थे, यानी कि 4 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, या सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ, मतलब तो एक साथ जब लेके चलते थे? फिर FR2 कितने दिनों में खत्म हुई? 15 दिनों में? पहले मेरी 16 दिनों में हुई थी, फिर मेरा ख्याल 9 दिनों में हुई थी और उसके बाद मैंने 5 दिनों में खत्म की थी। ये ज्यादा तो नहीं हो गया महीने से? मॉक के बाद, महीने मॉक से के ज्यादा बाद। टाइम तो नहीं हो गया? नहीं, 16 जमा 9 जमा 5। हाँ, मैंने 3 दफ़ा खत्म की थी R2। एक दफ़ा मॉक आपने भी 3 दफा, आपने भी 3 दफा। साइड पे हो जो दोनों। आपने? मेरी 2 दफ़ा हुई थी, एक मॉक से पहले। इधर आ जाओ जरा। क्यों? उसके बाद मेरा 1 to 1 बात करो मेरे से। CMA था, CMA को थोड़ा सा मेरी डिफिकल्टी आ रही थी, उसको टाइम दिया था, इस वजह से उसका क्या बना फिर? वो पास हो गया। अच्छा, आप तीनों के माशाल्लाह 3-3 पास हुए हैं, यानी 9 पेपर हो गए। 9/9। ठीक है, माशाल्लाह। चलें जाए। और कोई नसीहत इनको? और ये है कि वॉल्यूम 1 जो है, मुझे नहीं पता कि अब मतलब कि उस तरतीब जो है उसकी चेंज हुई है कि नहीं। वॉल्यूम 2 शुरू होने से पहले वॉल्यूम 1 कवर कर लेना ज़रूरी है। बहुत अच्छी नसीहत, माशाल्लाह। यार ये ना इंशाल्लाह एंड पे करते हैं ऐसे, फिर बच्चों का दिल आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। चलें ठीक है, जाएं। होमवर्क कोई हुआ तो मैं दे देता हूँ।